नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का योगेश एप्टीट्यूड क्लासेस में। और गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि हम लोग सीसेट का जो फाइनल टच है उसे अब कवर करेंगे, दैट इज़ प्रीवियस ईयर। सीसेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होंगे उनको कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप लोग लास्ट टाइम पर इसको देखेंगे तो उसका एडवांटेज ये मिलेगा आपको कि आपको वो टाइप वाइज जो क्वेश्चंस हैं उनका जो सिलेक्शन है या फिर उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सभी आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। और आप एग्ज़ाम में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद में एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो श्योरली आप सभी को बहुत अच्छा एक एडवांटेज मिलेगा, ये मेरा मानना है। और आज जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बारी बारी प्रीवियस ईयर को डिस्कस करूंगा। आज मैं 2014 का जो पेपर रहा, जिसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था बहुत डिफ़िकल्ट था, तो वैसा जो लोगों का मानना है, आप सभी का मानना है, उस भ्रम को दूर करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जो आप लोग यहाँ पर सीखेंगे वो अल्टीमेट होगा। इस वजह से अल्टीमेट होगा क्योंकि उसी बेस पर आप देखेंगे, उसी बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आगे एग्जाम में पूछे गए। इसलिए मैंने स्टार्ट किया है 2014 से। और 2014 यहाँ पर सेट ए की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पर जिस पीडीएफ के थ्रू मैंने जो पीडीएफ बनाया, उस पीडीएफ में जो क्वेश्चन का जो नंबर रहेगा वो वही नंबर रहेगा जो एक्चुअल में पेपर में था। जैसे सपोज कीजिए इस पीडीएफ में जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है वो 6 नंबर है, तो वो पीडीएफ में भी जब आप क्वेश्चन पेपर पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको 6 ही क्वेश्चन वहां पर दिखेगा। इट मीन्स मैंने ये कहा कि जो वहां पर क्रम था, ऑर्डर था क्वेश्चन का, वो यहां पर भी आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा। और आप वहां पर क्वेश्चन को सर्च भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन, हाँ एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। तो गाइज लेट्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन क्या है, 5 पर्सन्स। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। जब आप किसी प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो ये 2014 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं और 2014 में ये जो बुकलेट का टाइप है वो ए है, ठीक है। तो उसका 6th क्वेश्चन है, क्या है, 5 persons फायर बुलेट्स एट a target and at an interval of 6, 7, 8, 9 and 12 seconds respectively. The number of times they would fire the bullets together at the target in an hour is. It means ये कह रहा है कि 5 persons है, सपोज कीजिए A, B, C, D and E, और ये 5 पर्सन ना गोली चला रहे हैं, है ना। जो पहला पर्सन है वो आफ्टर एवरी 6 सेकेंड वो फायर करता है। सेकेंड जो है वो 7 सेकेंड्स के बाद में करता है। थर्ड सिमिलरली 8, फोर्थ 9 और जो फिफ्थ है वो आफ्टर 12 सेकेंड ही फायर्ड। ओके, सो गाइज यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि द नंबर ऑफ टाइम्स दे वुड फायर द बुलेट्स टुगेदर। यहां पर देखिएगा एक वर्ड यूज हुआ है टुगेदर। टुगेदर का यहां पर मीनिंग ये है कि ऐसा नहीं कि वो कितनी बार फायर करेंगे, ऐसा नहीं, एक साथ कितनी बार फायर करेंगे वो क्वेश्चन है गाइस। तो जरा समझेंगे इस बात को। ये जो ए है, ए 6 सेकंड के बाद में फायर करेगा, फिर कितने सेकंड के बाद करेगा, 12 के बाद में करेगा, फिर करेगा ऐसे ही 18 के बाद। ऐसे ही बी की मैं बात करूं तो बी करेगा 7 सेकंड्स के बाद, फिर 14 सेकंड्स के बाद, फिर ये करेगा 21 सेकंड्स के बाद, है ना, आफ्टर 21 सेकंड। सिमिलरली अगर सी की बात करूं मैं तो सी फायर्ड आफ्टर 8 सेकंड्स, 16 सेकंड्स एंड 24 सेकंड, 32 सेकंड्स, ऐसे करके एक क्वेश्चन कहा गया है। इट मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है कि ये एक साथ जब फायर करेंगे वो उसको ये काउंट करना चाह रहा है कि 1 घंटे में ये कितनी बार एक साथ फायर करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले गाइस, जैसा कि आप सभी पढ़े होंगे और आप सभी को पढ़ाया भी गया कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन करना हो जिस पर आपको सभी चीज़ों को एक ही लेवल पे लाना हो, सेम लेवल पे लाना हो, ध्यान रखिएगा, सेम लेवल पे लाना हो, तो यहां पर हम लोगों को क्या फाइंड करना होता है, यहां पर फाइंड करना होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
आप सभी को पढ़ाया गया था बहुत अच्छे से एलसीएम फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड कर लेते हैं, एलसीएम। जब गाइस हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमें वो टाइम मिलेगा जिस टाइम पर ये सभी के सभी एक साथ फायर करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। देखिए 6, 7, 8, 9, 12। आप जैसे भी एलसीएम फाइंड करते हो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जैसे कर रहा हूं कोशिश कीजिएगा। आपको अगर ऐसे आता हो तो कैसे, देखिए जैसे 12 सेकंड्स है, तो अगर आपको 12 सेकंड्स है और 9 सेकंड्स है, इनको एक साथ लाना है, तो सबसे बड़ा जो नंबर होता है, जो ग्रेटर नंबर होता है ना, उसको एलसीएम एज्यूम कर लेते हैं। सीख लीजिएगा, एलसीएम एज्यूम कर लेते हैं। सपोज कीजिए 12 एलसीएम है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एक वैसी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से परफेक्टली डिविजल होगी, दैट इज कॉल्ड एलसीएम। तो गाइज यहां पर अगर मैं 12 को एलसीएम मान लेता हूं, इट मींस ये 9 से भी डिविजल होगा। लेकिन क्या ये 9 से डिविजल होता है? नहीं नहीं, ये 9 से डिविजल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 12 जो होता है ना, 12 होता है 4 इंटू 3 गाइज, और 9 क्या होता है, 9 होता है 3 इंटू 3। तो ये जो 9 है इसके पास ना एक 3 एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा 3 ना वो इसको दे दीजिए। आप ऐसे भी नॉर्मल भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग पहले से करते हुए आए हैं कि 6, 7, 8, 9, 12, ऐसे जो एलसीएम फाइंड करते थे वैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो टाइम सेव करना चाहें तो ये कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसको हमने एक 3 दे दिया। अब हम बात करते हैं यहां पर कि अगर 8 की बात करूं तो 8 क्या दिख रहा है आपको, 8 दिख रहा है 4 इंटू 2। तो 4 तो इसके पास है, लेकिन इसके पास अभी 2 नहीं है, तो इसको 2 और दे दीजिए गाइस, 2 और दे दीजिए। अब 7 के पास गए तो 7 तो नहीं है उसमें, 7 पूरा आपको देना पड़ेगा, 7 ये हो गया गाइस। अब बचता है आपका 6। तो 6 क्या होता है गाइस, 6 होता है 3 इंटू 2। 3 इसमें दिख रहा है आपको और 2 भी दिख रहा है, तो इट मीन्स अगर मैं देखूं तो आपने इसको दिया क्या, 3 इंटू 2, 6 इंटू 7, 42 दिया। और अगर हम 42 इसको दिए हैं तो ये अब एलसीएम बन गया। इट मीन्स एलसीएम क्या हो गया गाइस, एलसीएम ये हो गया, ये एलसीएम है। बेसिकली अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई हो तो आप सीधे यहां से भी देख सकते हैं कि इसका जो एलसीएम आएगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम आएगा इसका 12 इंटू 42। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 ज़ा 24 होता है, और 12 4 ज़ा 48 होता है, तो 504 हो जाएगा, 504 सेकेंड। इट मीन्स ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये सभी एक साथ जब फायर करेंगे तो आफ्टर ईच 504 सेकेंड्स ये टुगेदर हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे फायर करने के लिए। तो गाइज 1 घंटे की यहां पर बात की गई है, आपसे 1 आवर की बात की गई है। तो अगर 1 आवर में फायर करना है तो 1 आवर में अगर हम देखें यहां पर तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड्स होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड्स। ओके गाइज, और ये कितने सेकंड के बाद में एक साथ फायर कर रहे हैं, तो 50 आफ्टर ईच 504 सेकंड फायर टुगेदर। तो गाइज देखना, तो 3600 सेकंड्स में ये कितनी बार एक साथ फायर करेंगे। तो क्या करते हैं, 3600 को डिवाइड कर देते हैं कितने से, 504 से, 504 से। गाइज ये जो आएगा ना, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आई थिंक ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा, और 7 पॉइंट समथिंग आएगा तो 8 मत कर देना, या इसका आंसर होगा क्वेश्चन का 7। इट मींस ये 1 घंटे में 7 बार एक साथ फायर कर चुके होंगे, एक साथ 7 बार फायर कर चुके होंगे। इस क्वेश्चन का 2014 का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो 6 था, इसका जो आंसर था गाइज वो था 7 वॉज द आंसर। ओके, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई हो, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, ओके, जिससे कि मैं आपको चीज़ों को समझा पाऊँ। जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो एक डाउट सेशन रखेंगे अपन, जो आपके कमेंट सेक्शन होंगे, उसका एक डाउट सेशन रख लेंगे, जिससे मैं आपके डाउट डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपके कमेंट जो होंगे वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होंगे मेरे लिए। आप कमेंट कीजिएगा,
अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ 630 चिल्ड्रन इज सीटेड A group of 630 children is seated in rows for a group photo session. Each row contains 3 less children than the row in front of it. Which one of following number of rows is not possible? कह रहा है कि कौन सा जो रो है नंबर का वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम कितने चिल्ड्रन को देख रहे हैं, 630 चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। अपन बात कर रहे हैं कितने चिल्ड्रन की, कितने चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं गाइस, 630 चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं कि 630 चिल्ड्रन है और इनका फोटो सेशन करना है। इसका बात का समझिएगा सेंस। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बेसिकली क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। जब आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो मेरा मानना है कि आधा क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो जाता है। जब मैं 7th 8th में पढ़ता था तो मेरे टीचर हुआ करते थे मैथ्स के, ठीक है, वो कहते थे कि जब आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं, जब क्वेश्चन को आप प्रॉपर पढ़ लेते हैं तो 50% क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो जाता है। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे समझ लिया, पढ़ लिया तो 50% वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअल में ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना जरूरी है। तो गाइज आइए, आपको 630 चिल्ड्रन है और इनका फोटो सेशन कराना है। कैसे फोटो सेशन कराना है कि सपोज कीजिए अगर रोज बना रहे हैं हम, अगर इस रो में x पर्सन्स हैं तो इस वाली रो में जो सेकंड रो होगा उसमें x-3 चिल्ड्रन होंगे और नेक्स्ट में x-6 होंगे, 3 लेस होते चले जाएंगे। नेक्स्ट में x-9 होंगे, नेक्स्ट में x-12 होंगे। ओके, नेक्स्ट में x-18 होंगे, 15 होंगे। 3 चिल्ड्रन ना, 3 का गैप दे रखा है, -3 फिर -6 -9 -12 -15। कह रहा है कौन सा जो है ना रोज का जो नंबर है वो कौन सा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि यहां पर कितना है, 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर 6 रोज हैं। यहां पर आप देख रहे हैं ऑप्शन में कितना दे रखा है, 3 4 5 6। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, आप ना ऑप्शन के थ्रू उठाइए, पिक कीजिए क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू, आसान हो जाएगा आपके लिए आसान हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए सपोज कीजिए नंबर ऑफ रोज जो है ना वो 3 है, तो आप बताइएगा x प्लस x-3 प्लस x-6 इज इक्वल टू में क्या आना चाहिए, 630 आना चाहिए। ओके गाइज, यहां पर अगर x इंटीजर आ जाए, समझिएगा जरा, आप बताइएगा अगर मैं रोज बनाऊंगा 2 पंक्ति कहूंगा, 3 पंक्ति कहूंगा, ऐसा तो नहीं कहूंगा 2.5 पंक्ति, 2.5 रोज तो नहीं कह सकता ना। जो नंबर ऑफ रोज होता है वो इंटीजर होता है ना ऑलवेज। नंबर ऑफ रोज हो गया या नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गया या नंबर ऑफ पर्सन्स हो गया, ये इंटीजर फॉर्म में हो सकते हैं, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते 2.5 पर्सन्स, 2.5 लोग नहीं हो सकते ना, ऐसे ही 2.5 रोज नहीं हो सकता है। तो यहां पर जो x का वैल्यू आएगा गाइस वो क्या आएगा, यहां पर x का वैल्यू जो आएगा वो इंटीजर आएगा, क्योंकि यहां पर x किसको डिनोट कर रहा है, x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ पर्सन को, नंबर ऑफ पर्सन। अब x का जब आप यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे गाइस, तो यहां से x का वैल्यू इंटीजर फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये -3 और -6 इधर में जाके प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 639 डिवाइड बाय 3, ये x का वैल्यू आएगा और यहां से ये क्या आ जाएगा, इंटीजर फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन यहां से आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। हाँ, अब यहां से सेकंड ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। पहला ऑप्शन, इसका मीनिंग पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि x का वैल्यू जो है ना
वो इंटीजर फॉर्म में आ रहा है। अगर मैं b के पास जाऊं, b के पास, तो यहां पर एक और बढ़ जाएगा, x माइनस 4 और x माइनस 9 हो जाएगा। फर्स्ट रो x, फिर x माइनस 3, x माइनस 6 और फिर हो जाएगा x माइनस 9। तो गाइज यहां पर जो होगा ना वो आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 639। तो यहां तक हो ही गया था गाइज, 639 तो यहां तक हो ही गया था। जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, और आपको बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी इन सब बातों को जान रहे हैं। तो मैं सिर्फ हिंट वाइज आपको समझा देता हूं। यहां पर 4x का जो वैल्यू आएगा ना वो उसमें 9 और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 648। और यहां से x का वैल्यू यहां से भी क्या आ जाएगा, इंटीजर फॉर्म में आ जाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता है। इट मीन्स नंबर ऑफ रोज 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। सिमिलरली गाइस जब 5 पर आएंगे तो ये भी हो सकती है। तो जब 6 पर आएंगे तो 6 पर आने पर ये x जो है ना, x इंटीजर फॉर्म में नहीं आएगा, नॉट इन इंटीजर फॉर्म। और जो इंटीजर फॉर्म में नहीं होगा तो वो नंबर ऑफ रोज का वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता। तो गाइस दैट विल बी द आंसर। इट मींस सेट नंबर 2014 C set, the answer of question number 7 is 6. 6 will be the answer guys. 6 नहीं हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा, यही मेरा मानना है। अगर नहीं भी आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से आपको एक डाउट सेशन ले लूंगा आपका। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है देयर आर 50 स्टूडेंट्स एडमिटेड टू अ नर्सरी क्लास। सम स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली इंग्लिश एंड सम कैन स्पीक ओनली हिंदी। 10 स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक English is 21, then how many student can speak Hindi? How many can speak only Hindi and how many can speak only English? Guys ये क्वेश्चन है, आप लोग इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इस क्वेश्चन को समझना है तो आपको समझना पड़ेगा गाइज वेन डायग्राम, वेन डायग्राम कंसेप्ट, वेन डायग्राम। मैंने आपको वेन डायग्राम समझाया भी था जब क्लासेस आपकी ली हैं मैंने, ठीक है। जो स्टूडेंट नए देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझा भी दूंगा, कोई समस्या नहीं है मुझे समझाने में, आपको समझ में भी आएगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। आइए वेन डायग्राम कंसेप्ट को अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर 50 स्टूडेंट एडमिटेड टू अ नर्सरी क्लास। सम स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली हिंदी इंग्लिश। सबसे पहले ना हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं गाइस। ये ना सपोज कीजिए इंग्लिश है, फिर अगर हम बात करें तो कुछ लोग ना हिंदी बोल रहे हैं वहां पे, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते होंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है 10 स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो यहां पर ना इसको कॉमन पॉइंट बोल देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सपोज कीजिए हिंदी है गाइज, ये हिंदी है। तो ये जो आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ये बोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है गाइज। और अगर ये बोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इंग्लिश बोलने वाले ना दो कैटेगरी के लोग होंगे, दो टाइप के लोग होंगे। एक तो वो होंगे जो केवल इंग्लिश बोलते होंगे, ओनली इंग्लिश, और कुछ ऐसे होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते होंगे। मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा। इंग्लिश कितने टाइप के लोग होंगे यहां पर, एक तो वो होंगे जो ओनली इंग्लिश बोलते होंगे, एक होंगे जो ओनली हिंदी बोलते होंगे, और थर्ड वैरायटी होगी जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोलते होंगे, ठीक है गाइस। तो यहां पर देखिएगा
कि देयर आर 50 स्टूडेंट हैं, यहां पर 50 स्टूडेंट हैं, और कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ना हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। गाइज ये जो नंबर है ना ये 10 है। फिर कह रहा है इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक इंग्लिश, हु कैन स्पीक इंग्लिश इज। गाइज ये पूरा जो डेटा है थोड़ा ध्यान समझिएगा, यहीं पर समझना है आपको वेन डायग्राम कंसेप्ट को। ये जो पूरा डेटा देख रहे हैं आप, पूरा सर्कल जो है, ये जो पूरा सर्कल है इसका वैल्यू 21 है, 21 है, और इसका जो वैल्यू है ये 10 है। फिर से समझ लीजिएगा, फिर से आई रिपीट अगेन, ये जो पूरा सर्कल आप देख रहे हैं, इंग्लिश का जो पूरा सर्कल है उसकी वैल्यू कितना है 21 है, और इसका जो इतना पोर्शन है ये 10 है। तो गाइज ये बताइए अगर मैं 10 को निकाल दूं तो ये जो बचेगा ये कितना होगा, ये 11 नहीं हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। तो यहां पर आ गया 11। 11 क्या बोल रहा है, 11 बोल रहा है ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। तो आप बताइए ये 11 हो गया, ठीक है। अगर ये 11 है, ये 10 है, और ये टोटल स्टूडेंट कितने हैं 50 है, तो गाइज जो यहां का डेटा होगा, यहां वाला जो डेटा होगा गाइज वो कितना हो जाएगा, आप बताइए 50 माइनस 11 प्लस 10। इट मीन्स मेरा मीनिंग ये है कि 50 में से माइनस कर दीजिए 11 प्लस 10 को, तो आप 50 में से 21 माइनस करेंगे तो गाइज ये आ जाएगा 29। कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो ये आ गया 29। इट मीन्स ओनली हिंदी कितना बोलेंगे, तो आप कहेंगे 29। अगर कहे कि हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक हिंदी, जैसा कि यहां पर बोला है हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक हिंदी, तो हिंदी तो पूरा ये है ना गाइज, ये पूरा हिंदी है। तो 29 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा गाइज, ये हो जाएगा 39। 39 ओनली हिंदी की बात करता है आपसे, दैट इज 29, एंड ओनली इंग्लिश की बात करता है तो दैट इज 11। तो गाइज आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा 39, 29 एंड 11। दैट विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप मेरे सामने प्रत्यक्ष नहीं है और ये लाइव सेशन भी नहीं है कि मैं आपको देख पाऊं, लेकिन अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि ये सेशन लाइव होना चाहिए, आप लाइव ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं चीज़ों को, आप लाइव पढ़ना चाहें तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो लाइव हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, लेकिन आप कमेंट करेंगे तब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। A gardener increased the area of his rectangular garden by increasing its length by 40%। 40% से ना बढ़ाना चाह रहा है, 40% से बढ़ाना चाह रहा है, क्या गार्डन की लेंथ को 40% बढ़ाना चाह रहा है। अच्छा, डिक्रीजिंग इट्स विड्थ बाय 20%, और जो विड्थ है उसको 20% से डिक्रीज करना चाह रहा है। आपके सीसेट 2014 का ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। तो आपको अगर क्वेश्चन सर्च भी करना हो तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर में, ये क्वेश्चन है 20। ओके, आइए, कह रहा है कि अ गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ हिज रेक्टेंगुलर गार्डन बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ बाय 40%। अगर 40% से लेंथ को बढ़ाए, विड्थ को 20% से डिक्रीज करे, और एरिया ये हो गया। आप लोगों को गाइस परसेंटेज में पढ़ाया जाता है कि अगर कहीं पर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप किसी वैल्यू को कुछ भी सर्टेन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हुए हैं वो इस बात को बहुत अच्छे भली भांति समझते हैं कि अगर परसेंटेज में हम कहीं से कंपैरिजन करें, जस्ट सपोज करो मैं कहूं कि हाइट ऑफ ए इज 20% मोर देन हाइट ऑफ बी, ऐसा एक क्वेश्चन कहा जाए आपसे, तो अगर आप कंपेयर कर रहे हैं बी की हाइट से ए की हाइट को, तो आप बी की हाइट को कुछ भी सर्टेन कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो चाहें वो मान लीजिए, आप 10 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपकी मर्जी। ओके, 1.1 भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, लेकिन कंपैरिजन में कोई भी वैल्यू आप मान सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू मानिएगा जिसका परसेंटेज कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो, जिसका परसेंटेज कैलकुलेशन आपके लिए क्या हो, आसान हो। जैसे कहा गया कि 40% इंक्रीज किया गया है लेंथ को, लेंथ को कितना परसेंट इंक्रीज किया गया, 40% इंक्रीज किया गया। अगर लेंथ को 40% इंक्रीज किया गया तो किस नंबर का 40% कैलकुलेट करना आसान होगा, किस नंबर का 40% कैलकुलेट करना आसान होगा।
आप कहेंगे 10 का भी 40% कैलकुलेट करना आसान होता है और 100 का भी होता है, 1 का भी कर सकते हैं। मैं कहता हूं आप 10 का कर लीजिए, क्योंकि 10 का 40%, किसी भी नंबर का अगर आपको 40% फाइंड करना है तो आपके पास में दो रास्ते होते हैं कि 10 इंटू 40 परसेंटेज का साइन हटाना है आपको, तो नीचे में आ जाएगा 100, 100 आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा गाइज 4। ओके, वरना आप एक बात और ध्यान रख सकते हैं, एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि 10 का सपोज करो 40% आपको इंक्रीज करना है, तो 10 का 40% एक स्थान छोड़कर जब परसेंटेज आप डेसिमल पुट करते हैं तो वो 10% की वैल्यू आ जाती है। जैसे 10 का 10% फाइंड करना है आपको, तो 10 का 10% 1 हो जाएगा गाइज। तो यहां पर 10 का 10% 1 हो गया, तो 40% कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जब 4 इंक्रीज कर जाएगी लेंथ तो ये हो जाएगी 14। जब विड्थ को 20% डिक्रीज किया जाएगा, और ये 10 है, 20% डिक्रीज किया जाएगा, सिमिलरली 2 डिक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा इज 8। यहां पर जो एरिया है वो आएगा 100 और यहां पर जो एरिया आएगा वो आ जाएगा 14 इंटू 8। 14 8 जा कितना होगा, 8 चौक 32 होता है, 8 1 जा 8 होता है, 8 प्लस 3 11 होता है, 1 1 12 हो जाएगा ये। इट मीन्स जो पहले एरिया था वो 100 था और अब हो गया 112, तो कितना इंक्रीज कर गया, 12 इंक्रीज कर गया। किस में इंक्रीज किया, 100 में। परसेंटेज का साइन लाने के लिए 100 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। इट मीन्स 100 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाना है, 100 लिखने की आवश्यकता भी नहीं है आपको, फिर भी आपका मन करता है लिख लीजिए। आंसर होगा 12% इंक्रीज। आंसर होगा हैज इंक्रीज्ड बाय 12%। CSAT 2014 क्वेश्चन नंबर 20, आंसर इज बी, दैट इज हैज इंक्रीज्ड बाय 12% गाइज। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे चीजें समझ में आ रही होंगी, और नहीं भी आएंगे तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम आपको समझा दूंगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, कह रहा है इफ सोहन while selling 2 goats at the same price makes a profit of 10% on one goat and suffers 10% a loss of 10% on the other। ठीक है, और कह रहा है कि he makes no profit no loss, होल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं यहां पे। he makes a profit of 1%, he suffers a loss of 1%, he suffers a loss of 2%। ये करके क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन 4 सेकंड में, 2 सेकंड में भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं तो आप समझ भी सकते हैं आसानी से चीजों को। कैसे समझ सकते हैं, जरा देखिएगा। जो 10% का यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे टीचर्स आपको सिखा देते हैं कि प्रॉफिट और लॉस का अगर परसेंटेज इक्वल हो तो कुछ नहीं करना, बस ये कर देना कि एक्स स्क्वायर अपॉन 100 ऐसे कर देना, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। कर तो मैं भी सकता हूं, 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 कितना हो जाएगा, 1। कहते हैं ऑलवेज यहां पर लॉस होता है ऐसा, तो यहां पर लॉस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1% का। 1% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आंसर तो मिल गया, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। सेटिस्फैक्शन अगर लेना है, क्योंकि यहां पर हो सकता था ना गाइस कि 10 की जगह पर एक पर 20% का प्रॉफिट होता, ऐसा हो सकता था दोनों पर 20% का लॉस हो जाता। लेकिन ये फॉर्मूला तो तब लगता है जब प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू हो जाए लॉस परसेंटेज, तब लगता है ये फॉर्मूला। तो भैया तब आपको समझ में नहीं आएगा कैसे सॉल्व किया जाए। और मैंने ये भी अभी नोटिस किया है, ऐसा नोटिस भी किया है कि क्वेश्चन जो होते हैं ना वो रिपीट होते हैं। अभी आपको 2014 का सेट चल रहा है, आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, बाकी कंसेप्ट जो है ना वो रिपीट होते हैं। हो सकता है आने वाले 2020 का जो एग्जाम हो, 2020 का जो एग्जाम है उसमें आपको यहां पर 10 की जगह पर 20% लॉस मिल जाए,
यहां पर भी 20% लॉस मिल जाए, फिर क्या करोगे? तो आपको क्या समझना है, आपको थोड़ा कंसेप्ट भी जान लेना चाहिए। चलिए कंसेप्ट जानते हैं थोड़ा। देखिए, एक्चुअल में उसने कहा है कि 10% प्रॉफिट और 10% लॉस। सपोज कीजिए पहला जो गॉट है उसका जो सीपी है, ध्यान से सुन लीजिएगा, सीपी जो है वो एक्स है, ये इसका सीपी है, सीपी। और जो सेकंड है उसका जो सीपी है गाइज वो वाई है। क्या है? वाई है। तो क्या कह रहा है कि 10% यहां पर प्रॉफिट हुआ और यहां पर 10% का लॉस हुआ। तो गाइज एक बात बताइए, हर वस्तु का जो सीपी होता है वो कितना परसेंट होता है? 100% होता है। किसी भी वस्तु का सीपी आप कैलकुलेट करते हैं तो 100% लीजिए, आसान हो जाएगा। जब 10% का प्रॉफिट होगा तो गाइज ये कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। इट मीन सीपी के 110% पे सोल्ड किया और इसको कितने पर किया? 90% पर सोल्ड किया। कहीं लॉस जो होता है वो माइनस हो जाता है, प्रॉफिट जो होता है वो प्लस हो जाता है। यहां से ना एक्स और वाई का रेशियो निकल जाएगा, एक्स अपॉन वाई 90/110, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9/10। आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि x और y का जो रेशियो आया वो आ गया 9:10। x और y का रेशियो कितना आ गया? 9:10। अच्छा, दोनों का ये क्या है? ये CP है ना गाइज, ये CP है। तो आप बताना, अगर मैं कंबाइंड CP देखूं तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 9 + 10 20 हो जाएगा। अब ना यहां पर आपको एक मेरे इस चैनल पर योगेश एप्टीट्यूड क्लासेस पर एक वीडियो मिलेगा LFA मेथड का, लीनियर फॉर्म ऑफ एलिगेशन। एक चैप्टर होता है एलिगेशन। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। यहां पर उसी मेथड का यूज करके मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहा हूं। आपका मन करता है यदि तो आप उसको देख सकते हैं, LFA मेथड के वीडियो को देख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको सीखने को मिलेगा वहां से। अच्छा देखिए, जो 9 यूनिट है इस पर 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो 10% का प्रॉफिट जो होता है ना पॉजिटिव हो जाता है, तो यहां पर पॉजिटिव है। ये लॉस जो होता है ना वो नेगेटिव होता है। अच्छा, 10% का लॉस हुआ है तो 10% का लॉस, और यहां पर ओवरऑल मान लेते हैं, सपोज कीजिए जेड का परसेंट का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। 10 × 9 कितना हो जाएगा? 90%। 10 - 10 कितना हो जाएगा गाइस? 100% हो जाएगा, है ना, यही हो जाएगा ना, इज इक्वल टू हो जाएगा 20Z। तो यहां से जब आप देखेंगे तो -10%, ओके, और डिवाइड बाय जब 20 करेंगे आप, एक मिनट, कुछ गलत हुआ है क्या? 90 इंटू, क्योंकि यहां पर 1% का लॉस आना चाहिए ना, 10 होगा, और 10 × 10 जो हो जाएगा 100% हो जाएगा। 20Z SP दोनों का सेम है, तो जो CP का रेशियो आना चाहिए वो 9/11 आना चाहिए। देखो यहाँ पर गलती हुई है, वहाँ पर 10 लिख गया ना, इसी वजह से आंसर गलत हो गया। यहाँ पर 10 नहीं है, यहाँ पर क्या है? 11 है, और यहाँ पर क्या है? 11 है, यही गलती हुई है। अच्छा देखिए, उसकी बाद देखिए, मैंने लिख दिया है वहाँ पे 20 लेकिन ले लिया 11। यहाँ पर ये हो जाएगा 110% गाइज, ये हो जाएगा 110%, और ये जब 110% हो जाएगा, एक मिनट, पता लग जाता है आपको एक्चुअली, जब आप अच्छे से रिवाइज करते हैं चीज़ों को तो पता लग जाएगा। 11 + 9, देखो यहाँ तक 20 सही लिखा था, वहीं पर गलती हुई थी। ये हो गया 10%, यहाँ -10%, यहाँ पर Z। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 90% - 110% इज इक्वल टू 20Z, और यहाँ से Z का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका 110 में से 90 जाएगा तो 20 माइनस का डिवाइड बाय 20, 1% का लॉस दिखेगा आपको, लॉस। दैट विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन गाइज। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गाइज।
बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल उन लोगों के लिए जिनको कॉन्सेप्चुअली चीज़ों का ज्ञान नहीं है, जिनको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है, उनके लिए परेशानी होगी। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर क्वेश्चन को ही सॉल्व करना था तो एक ही लाइन में यहीं पर कर दिया था मैंने सॉल्व कि 1% का लॉस होगा, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए पढ़ाया, लेकिन आपको ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगर आप समझना चाहते हैं इसको तो चैनल पे LFA मेथड के एक वीडियोस पड़े हुए हैं 1-2, तो आप उनको देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा आपको गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 120 म्यूजिशियंस in a club, 5% can play all the 3 instruments: guitar, violin and flute. It so happens that the number of musicians who can play any two and only 2 of the above instrument is 30. The number of musicians who can play the guitar alone is 40. What is the total number of those who can play violin अलोन और फ्लूट अलोन? ये करके क्वेश्चन आपसे पूछेगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। कौन सा क्वेश्चन है? ईयर 2014 का क्वेश्चन नंबर 24, CSET 2014 ए सेट है और उसका क्वेश्चन नंबर 24 ये हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। आप लोग देखिएगा, यहां पर 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है। एक तो है गिटार, गिटार है एक है वायलिन और एक है फ्लूट। ऐसे करके यहां पर एक बात समझिएगा बहुत अच्छे से, आप एक बात समझिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है, एक बात समझिएगा आप बहुत अच्छे से कि ये कह रहा है कि इट्स सो हैपन दैट द नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले ओनली प्ले एनी 2 एंड ओनली 2 ऑफ द अबव इंस्ट्रूमेंट इज 30। यहीं पर क्वेश्चन है पूरा। अगर आप यहां पर इस क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ गए तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, और अगर नहीं पकड़ पाए क्वेश्चन यहीं पर खराब हो जाएगा। तो मैं इसका बता देता हूं आपको सेंस क्या है इसका। सबसे पहले यहां पर भी आते हैं, कह रहा है कि द नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु कैन प्ले द गिटार अलोन इज 40। जो गिटार बजाते हैं ना वो 40 है, ये वाले 40 हैं। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये जो कहा है ना ये 40 है, ये वाला 40 है। ठीक है, मैंने इस पूरे गिटार को 40 नहीं कहा है, मैंने ओनली गिटार को 40 कहा है ना। इट मीन्स अभी ये बाकी है। सपोज करो ये x लिख देता हूं मैं, इसको y लिख देता हूं, इसको z लिख देता हूं और इसको m लिख देता हूं, m है ना। तो अभी x की वैल्यू बाकी है, y की वैल्यू बाकी है, m की वैल्यू बाकी है, z की वैल्यू बाकी है, और इसको और कह देते हैं तो इसको अल्फा कह देता हूं और इसको कह देता हूं गाइस बीटा। ओके, ये सब वैल्यूज अभी बाकी है, हमारे पास में सिर्फ वही वैल्यू है 40। ठीक है, वही वैल्यू है 40। तो यहां पर क्या करना है आपको, x y z एंड m, ये वाला ना वैल्यू आपको फाइंड करना है, लेकिन फाइंड नहीं करना है, यही वो वैल्यू है। ये जो 30 आप देख रहे हैं यही वैल्यू है वो x y z, ये 30 जो वैल्यू है ना ये पूरा वैल्यू है x y z। अच्छा, यहां पर इन सबको मिक्स करने के बाद में जो m आएगा वो भी यही वैल्यू है, क्योंकि ये पूरा या फिर ये पूरा या फिर ये पूरा, वो टोटल मिलाकर ही 30 बोला उसने। तो गाइज ये हम कह रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस z प्लस m इज इक्वल टू है 30, और ये कितना है, ये है 40, ये 40 है। ठीक है, नहीं 5% कैन प्ले ऑल द 3 इंस्ट्रूमेंट। m का ना वैल्यू दे रखा 5%, एक मिनट, m का वैल्यू दे रखा है 5%, 5% वैल्यू दे रखा है। किसका वैल्यू दे रखा है, m का वैल्यू दे रखा है। कितना दे रखा है, 5% दे रखा है m का वैल्यू। 120 वो हो गया, 40 ये हो गया, 30 पूरा ये 30 है। तो अगर 5 माइनस किया जाए इसमें से
तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? अगर हम 5 माइनस करते हैं इसमें से तो ये हो जाएगा 25, लेकिन फिर भी ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। एक मिनट, हाँ तो गाइज क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है और अभी हम लोग इसको देखेंगे। इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा सा पॉइंट दे रखा है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। क्या है वो पॉइंट? पॉइंट है ये परसेंटेज, ये जो परसेंटेज है। क्यों? क्योंकि ये जो परसेंटेज है ना, ये क्वेश्चन ऐसे भी कॉन्सेप्ट वाइज भी बहुत साउंड क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, और इस परसेंटेज पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका आंसर आप गलत भी लगा सकते हैं। और जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता हूं कि गलत ऑप्शन जो होता है ना, जो रॉन्ग ऑप्शन होता है वो पहले होता है एग्जाम में, और जब वो पहले होता है तो आप बिना सोचे समझे ना उसको हिट कर जाएंगे, और जब हिट कर जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, आपको ये समझने का मौका भी नहीं देगा कि आपसे गलती हुई कभी। एक तो होता है कि ऑप्शन मैंने सॉल्व किया, ऑप्शन आ रहा है वहां पे, मेरा ऑप्शन आ रहा है 39 और ऑप्शन में वो है ही नहीं, तो मैं एक बार को या तो छोड़ूंगा क्वेश्चन को या फिर से सॉल्व करूंगा नए सिरे से। लेकिन अगर गलत आपसे सॉल्व हो और वो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए तो वो वहां पर बहुत गड़बड़ हो जाती है और आपको मौका भी नहीं मिलता कि आप सही कर लें चीजों को। तो यहां पर ध्यान रखिएगा गाइस, ये जो परसेंटेज देख रहे हैं आप, ये जो परसेंटेज देख रहे हैं, बस यही है जो चीजों को चेंज कर देगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए, कुछ लोग हैं जो गिटार बजा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो वायलिन बजा रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो बजा रहे हैं हमारा क्या क्या बजा रहे हैं, फ्लूट बजा रहे हैं, फ्लूट। इस क्वेश्चन में कह रखा है कि 120 म्यूजिशियन है और उसका 5% जो है ना वो तीनों को प्ले कर लेते हैं। तो सबसे पहले ना वैल्यू सर्टेन करना शुरू करते हैं। 120 का जो 5% होगा गाइज, 10% 12 होता है, तो 5% कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहां पर ये 6 है, ये 6 है। ऑल थ्री इंस्ट्रूमेंट कैन बी प्लेड बाय 6 पर्सन्स। ध्यान रखिएगा परसेंटेज है तो यहां पर पर्सन्स आएगा, तो 6 पर्सन्स आ गया। यहां पर कुछ लोग हैं जो केवल गिटार बजाना चाहते हैं, इट मीन्स ये है 40 जो ओनली गिटार प्ले कर रहे हैं। अब यहां पर ये 30 क्या कहना चाह रहा है, तो यहां पर मैं कुछ सर्टेन कर लेता हूं गाइज। जैसे मैंने यहां पर कहा x, ये y और ये z, ये अल्फा कह देता हूं और इसको कह देता हूं बीटा। हमारे पास में और क्या क्या वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि हु कैन प्ले एनी 2 एंड ओनली 2 ऑफ द अबव इंस्ट्रूमेंट इज 30, ये 30 है। तो इट मीन्स गाइज ये जो x प्लस y प्लस जो z है ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में 30। और अगर ये 30 है गाइज तो आप बताइएगा, मुझे पूछा हुआ है कि द व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ दोज हु कैन प्ले वायलिन अलोन और फ्लूट अलोन। अगर इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता कि सिर्फ क्वेश्चन को इतना पूछा जाता, ये छिपा लिया जाता हु कैन प्ले वायलिन अलोन, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता और डाटा इनसफिशिएंट है इसके लिए। लेकिन उसने क्या पूछा है, हु कैन प्ले वायलिन और फ्लूट अलोन, इट मीन्स ये अल्फा प्लस बीटा जानना चाह रहा है। तो गाइस देखिएगा, अगर ये मैं पूरा देखूं इसको, ये अगर टोटल देखूं, ये जो देख रहे हैं आप, इस बॉक्स की टोटल की वैल्यू कितना दे रखी है, इस बॉक्स की वैल्यू दे रखी है 120। इसमें से आपको 40 माइनस करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 6 माइनस, और आपको करना पड़ेगा 30 माइनस, तब आपको मिलेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 120 माइनस 40 प्लस 30 76, ये हो जाएगा 44 विल बी द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा गाइज 44। तो क्वेश्चन नंबर 24 ईयर 2014 CSAT प्रीवियस ईयर 2014 क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर होगा गाइज, क्या होगा इसका आंसर, 44 हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर होगा गाइज 44, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 44। आप लोग चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा आंसर की में, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा।
और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये बहुत शानदार सा क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत लोगों ने गलती की है और बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास में डाउट आया, सर इस क्वेश्चन को ना एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा, ये हमको समझ में नहीं आया कि ये क्वेश्चन है क्या। मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन को, आपको बहुत अच्छे समझ में भी आएगा, ये मेरा दावा है। लेकिन बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कैसे? देखिए कह रहा है स्ट्रेट लाइन सेगमेंट इज 36 मीटर लॉन्ग। एक 36 मीटर लॉन्ग ऐसे है, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, चलेगी। फिर कह रहा है कि पॉइंट आर टू बी मार्क्ड ऑन द लाइन फ्रॉम बोथ द एंड पॉइंट्स। इट मींस ये एंड पॉइंट है, ये ए है और ये बी है, इससे ना पॉइंट को मार्क करना है। कैसे मार्क करना है? फ्रॉम ईच एंड द फर्स्ट पॉइंट इज एट डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। जो फर्स्ट पॉइंट है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है, एक मिनट, ये जो फर्स्ट पॉइंट है, सपोज कीजिए यहां पर फर्स्ट पॉइंट है, ये इससे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है और जो सेकंड पॉइंट है वो 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। इट मींस इसमें 2 का गैप रहेगा, है ना। फिर जो थर्ड पॉइंट है गाइस, वो 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। इट मींस 1 2 3 और यहां पर आएगा थर्ड पॉइंट। सिमिलरली गाइस फिर फोर्थ पॉइंट 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आएगा, 1 2 3 4, यहां पर फोर्थ पॉइंट आ गया। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, नेक्स्ट जो आएगा वो कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आएगा? वो आएगा 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, यहां पर फिफ्थ ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहां पर आ गया एक पॉइंट। ऐसे करके देखते हैं, है ना। ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स्थ पॉइंट लेना है, 1 2 3 4 5 6, यहां पर सिक्स्थ पॉइंट आ गया। सेवंथ पॉइंट लेना है तो 1 2 3 4 5 6 7, सेवंथ पॉइंट आ गया। एट्थ पॉइंट लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पर एट्थ पॉइंट आ गया। अब आप देखेंगे यहां पर कि ये जो टोटल सेंटीमीटर है वो काउंट कर लीजिए और इनको सेंटीमीटर मान रहे हैं गाइस हम, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 हो गया, 10 + 5 15, 15 + 6 15 + 6 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 + 7 28 और 28 + 8 कितना हो गया? 36 सेंटीमीटर का ये लाइन हो गया गाइस, ठीक है। 36 सेंटीमीटर का क्या हो गया? ये लाइन हो गया गाइस, ठीक है। अब यहां से और बढ़ते हैं आगे और ऐसे करके ये ले लिया। फिर जो कहता है ये, फिर कहता है कि एक और लाइन ले लेते हैं और एंड पॉइंट से, फिर दोनों के एंड पॉइंट से फिर देखते हैं। तो अब की बार इस एंड से देखते हैं, इस एंड से देखते हैं। यहां पर आप देख लीजिएगा पॉइंट कितने बने, यहां पर जो पॉइंट हैं वो पॉइंट कितने बने हैं? 8 पॉइंट बने हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो एंड हैं उसके, जो उसके एंड हैं, वो एंड जो है ना उनको कैलकुलेट नहीं करना है गाइस, उनको कैलकुलेट नहीं करना है, एंड को कैलकुलेट नहीं करना है। तो सबसे पहले ना एंड भी हटा दीजिएगा क्वेश्चन में से, तो ये वाला एंड हट जाएगा और ये वाला एंड हट जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस लाइन से जब आप करेंगे तो यहां पर आएगा पहला पॉइंट। सिमिलरली 1 2 3 3 पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 फोर्थ पॉइंट हो गया, 1 2 3 5 4 5 फिफ्थ पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 सेवंथ पॉइंट हो गया और यहां पर एट्थ पॉइंट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट हो गया। गाइज यहां पर क्वेश्चन में क्या है, आप जब यहां पर क्वेश्चन में देखेंगे तो एंड पॉइंट तो हटा दिए जाएंगे। तो 8 और 8 16 में से ना
अगर आप देखेंगे तो 16 में से ना 2 पॉइंट जो एंड के पॉइंट है वो तो हटा दिए जाएंगे, क्योंकि जहां से आप स्टार्ट करेंगे लाइन को, एक तो वो हट जाएगा, यहां से तो वो हट जाएगा, और जब इधर से स्टार्ट करेंगे लाइन को गाइस तो इधर से ये हट जाएगा। तो 2 जो पॉइंट है ना, एक तो वो हटाने हैं आपको, इस बात का ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला पॉइंट हटाना है आपको, यहां से यहां पर बी मान लेते हैं, एंड पॉइंट को हटा देना, उनको कैलकुलेट नहीं करना है, उनको कैलकुलेट नहीं करना। पहली बात तो ये लिखा भी हुआ है, देख लीजिएगा, लिखा हुआ है, कहां पर लिखा हुआ है, फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट इज द डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकेंड पॉइंट एंड सो ऑन। इफ द पॉइंट ऑन द एंड्स आर नॉट काउंटेड, एंड के जो पॉइंट है उनको काउंट नहीं किया जाएगा। इट मींस इसको भी काउंट नहीं करना है, इसको भी काउंट नहीं करना है आपको, है ना। फिर क्या कहता है, फिर कहता है कॉमन पॉइंट आर काउंटेड एज 1। तो जो 16 है उनमें से ना 16 पॉइंट में से 2 पॉइंट हटा दिए जाएंगे, और जो कॉमन पॉइंट है उनको काउंट नहीं किया जाएगा। कॉमन पॉइंट को काउंट नहीं किया जाएगा तो यहां पर देखिएगा कि 8 सेंटीमीटर की दूरी पर ये वाला पॉइंट है, तो यहां से देखिए 8 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पॉइंट आ रहा है क्या, आ रहा है। कुछ कॉमन पॉइंट होंगे जो इसमें से हटाने पड़ेंगे आपको, जैसे यहां से देखिएगा 1 + 3, 3 + 3, 6 + 4 + 5, 15 हो गया ना ये वाला पॉइंट, और 8 + 7, 15 ये वाला पॉइंट, यहां पर x और यहां पर भी x, ये दोनों सेम पॉइंट है। इधर से देखेंगे तो सेम डिस्टेंस पर आएंगे, तो ये जो है ना ये कोइंसाइड हो जाएंगे। इन पॉइंट को नहीं लेना है आपको, और आपको ये वाले पॉइंट को भी नहीं लेना है, क्योंकि यहां पर 15 + 6 कितना हो जाएगा 21, और यहां पर भी सिमिलरली हो जाएगा 15 + 6 21 हो जाएगा। और 21 ये वाले पॉइंट अगर नहीं लेने हैं तो आपको 2 और माइनस करना पड़ेगा। आंसर होगा गाइज आपके क्वेश्चन का 12 होना चाहिए, आपके क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 12 होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा गाइज 12। एक तो एंड पॉइंट नहीं लेने हैं, और जो कॉमन पॉइंट है ना उनको एक ही बार काउंट करना है। तो ये जो 4 पॉइंट है ना इनको 2 ही बार काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गाइज 12 होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये ग्राफ का क्वेश्चन है, तो ग्राफ मुझे बनाना पड़ेगा अपने हाथ से। मैं बना देता हूं, थोड़ा सा टाइम देकर बना देता हूं। देखिए तो ऐसे करके ग्राफ दिया हुआ है, मैं ग्राफ बना देता हूं। ग्राफ दे रखा है एवरेज प्रॉफिट इन 1000 में प्रॉफिट दे रखा है, और ये ईयर दे रखा है 1995, 96, 97, 98, 99 और 2000, ऐसे करके ग्राफ दे रखा है। इसमें यह भी बता रखा है कि एक ए है इसमें और एक बी है। तो मैं बी की बात करता हूं, सबसे पहले मैं बी की बात करता हूं। बी जो है ना ये वाला बी है, यहां पर पहले मार्क कर लेते हैं, ये 0 है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 4 से स्टार्ट हो रहा है बी, यहां से स्टार्ट हो रहा है बी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 95 में ये 4 पर है, और 96 में भी ये 4 पर है, 97 में भी ये 4 पर है, और 98 में भी 4 पर है। इट मीन्स ये स्ट्रेट जा रहा है बी का पॉइंट। यहां भी इतना ही है, ये यहां पर भी इतना ही है। तो मैं ग्राफ को ना बना इसलिए रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि ये बी का ग्राफ है, ये बी का ग्राफ है। फिर ये ग्राफ ना ऊपर जा रहा है, फिर जा रहा है 5 पर, और फिर जा रहा है 5.5 पर, फिर जा रहा है ये 5 पर, और फिर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है यहां पर 5.5 पर। ये है किसका ग्राफ है, ये बी का। ऐसे ए के ग्राफ की बात करूं तो ए का जो ग्राफ है वो ऐसे है। ए का ग्राफ
स्टार्ट हो रहा है 95 से 3 पर, 3 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इसको ना स्टार ले लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। और फिर ये सीधा जाता है, कहाँ पर जाता है, 5 पर, 96 के लिए ये 5 पर जा रहा है यहाँ पे। और फिर जा रहा है ये, फिर 97 जो है, 97 में ऐसे नहीं दे रखा है इसने, और ये सीधा 98 में ले गया इसको, फिर से 3 के आसपास लेके गया। एक्चुअल में जो ए का ग्राफ है ना वो थोड़ा सा क्लियर नहीं दे रखा है, तो मैं इसको ऐसे ही ले जाता हूँ, 3 के आसपास ही है, 98 में यहाँ पर है, ऐसे करके। फिर दे रखा है आपको 98 में, फिर 99 में जा रहा है ये, और 99 में ये 4 पर जा रहा है, यहाँ पर 4 पे जा रहा है, और फिर ये 2000 में जा रहा है, फिर से 6 पर ऊपर, ऐसे करके ग्राफ दे रखा है। इसमें क्वेश्चन है, इन विच ईयर द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी इज सेम। ए और बी का जो एवरेज प्रॉफिट है वो सेम है, ए और बी का जो एवरेज प्रॉफिट है वो सेम है। किस ईयर में ए और बी का एवरेज प्रॉफिट सेम है? तो अगर हम गाइस यहां से देखें तो 96 नहीं है, आपको 99 में ये 4 पर एक साथ होता हुआ दिखेगा या नहीं दिखेगा? नहीं। ए का जो ग्राफ है मेरे पास में वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। हाँ गाइस, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्राफ वाला, ये जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन पेपर में ना ग्राफ जो है ना बहुत क्लियर नहीं दिखेगा आपको। पीडीएफ जब आपने डाउनलोड की होगी या फिर आप पीडीएफ में देखोगे भी तो ये ना क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से इसका ग्राफ क्लियर नहीं दिखेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा मुश्किल हो सकती है क्वेश्चन को समझने में। बाकी अभी यहाँ मैंने लिख दिया है क्वेश्चन को, आपको समझने में बिल्कुल समस्या नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, देखिए यहां पर क्वेश्चन दे रखा है कि इन विच ईयर द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी सेम। तो मैंने यहां पर पूरा ग्राफ अपने हाथ से बना दिया है। ए जो है ना वो इस कलर के लिए है और बी ब्लैक कलर के लिए है। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं आपसे तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 34 दे रखा है वो दे रखा है, इन विच ईयर द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी सेम। ए और बी का जो एवरेज प्रॉफिट है वो सेम है। तो आप देख रहे हैं कि ईयर 1996 जो है उसमें इन दोनों का एवरेज प्रॉफिट ना सेम दिखेगा आपको, और किसी ईयर में ऐसा नहीं दिखेगा आपको। इस एक ही ईयर है जहां पर आपको ये दोनों सेम दिख रहे हैं, दैट इज 1996। देन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1996। बट गाइज यहां पर एक और जो क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 ना मैं यहीं पर बता देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 35, क्योंकि ये ग्राफ ना फिर यहां से इरेज हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में? कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी इन द ईयर 1998। ईयर 1998 में ए एंड बी का डिफरेंस बताना है आपको। क्या बताना है? ए एंड बी का डिफरेंस बताना है ईयर 1998 में। तो गाइज यहां पर ऑप्शन जो दे रखे हैं ना, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो भी मैं बता देता हूं आपको। पहला ऑप्शन दे रखा है 100, सेकंड ऑप्शन दे रखा है गाइज 1000, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 600, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आपका क्वेश्चन में 300। ग्राफ ना कुछ ऐसा ही दे रखा है। तो ग्राफ में देखिएगा डिफरेंस, जो ये लाइन है ना जो यहां पर आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा और नीचे में, आप जब क्वेश्चन पेपर में देखेंगे इसे तो ये थोड़ा और नीचे में आपको दिखेगी लाइन। तो जब ये लाइन थोड़ा और नीचे में दिखेगी तो डिफरेंस जो है ना इस क्वेश्चन का वो कुछ ऐसे आएगा, कुछ ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर है ये। तो जो आपका बी है, बी आपको दिखेगा कितने पर? बी दिखेगा आपको 4 पर, और ये जो है ना ये दिखेगा लगभग 3.4 पर। तो जो गाइस 3.4 पर दिखेगा तो जो डिफरेंस आएगा ना वो 0.6 आएगा। किसका आएगा? 1000 का।
और 1000 का 0.6 होगा वो गाइस 600 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 600 होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा 600। सी ऑप्शन इज करेक्ट। यहीं पर मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। 35 में ये कहा गया है हाउ मच मोर एवरेज प्रॉफिट डिड ए मेक इन ईयर 2000 देन द ईयर 1999। ए के लिए 99 में जो प्रॉफिट है, ए कौन सा है जी, ये है ए का जो प्रॉफिट है 99 से जो 2000 में वो गया तो कितना ज्यादा हुआ, कितना एक्स्ट्रा हुआ। तो गाइज यहां से क्लियर कट दिख रहा है, ए यहां पर 4 पर है और यहां पर 6 पर पहुंच जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2000 हो जाएगा। आपको आगे पीडीएफ में क्वेश्चन दिख भी जाएंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो पीडीएफ मैंने बनाया है वो यूट्यूब पर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर होगा गाइज वो 2000 होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। बाकी आपको ये आप कितना भी गूगल कर लीजिएगा, आपको इसका फिगर एक्यूरेट नहीं मिलेगा, यही इसका एक्यूरेट फिगर है, ठीक है। और यही इसके आंसर है सही ग्राफ के, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज, और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स पॉपुलेशन एंड टोटल इनकम ऑफ अ सिटी फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। इसमें भी एक ग्राफ दे रखा है, मैं जल्दी से ग्राफ भी बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 41 में ग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है ग्राफ, ऐसे दे रखा है, मैं जल्दी से बना देता हूं ग्राफ आपके लिए। फोर ईयर्स दे रखे हैं, ऐसे इधर में ईयर्स लिखा है, इधर में ईयर्स लिखा है, और इधर में पॉपुलेशन इन लैक्स लिखा है, पॉपुलेशन इन लैक्स ऐसे लिखा है। और यहां पर लिख रखा है इनकम जो है ना वो करोड़ में लिखा है, इनकम लिखा है करोड़ में। यहां पर है 1992, यहां पर है 1993, यहां पर है 1994 और यहां पर है 95 गाइस। यहां पर दे रखा है 20, यहां पर 21, यहां पर दे रखा है 21, यहां दे रखा है 111, यहां पर दे रखा है 22, यहां पर दे रखा है 125, 1225, यहां पर दे रखा है 23 और यहां पर दे रखा है 1345, ये दे रखा है। और इस आधार पर हमें तय करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। क्वेश्चन में दे रखा है पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 5% और मोर एवरी ईयर। क्या एवरी ईयर 5% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है? तो जरा देखते हैं। 1 इंक्रीज हुआ कितने पर? 20 पर। तो 1 इंक्रीज होता है 20 पर, 5% इंक्रीज कर रही है, यहां तक तो सही है। इक्वल होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। लेकिन जब यहां पर देखेंगे आप तो 1 इंक्रीज कर रहा है, और किस पर कर रहा है? 21 पे इंटू 100। तो यहीं पर ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये ना पॉइंट में आ जाएगा और 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत, ये ऑप्शन गलत है। सेकंड देखें, इनकम इंक्रीज बाय 10% और मोर एवरी ईयर। जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है 10% हर ईयर के लिए, या फिर ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो इनकम की मैं बात करता हूं कि 10% इंक्रीज हो रही है एवरी ईयर। हाँ, इनकम इंक्रीज बाय 10% फॉर मोर एवरी ईयर। तो यहां पर देखेंगे गाइस 111 हुआ है यहां पे। इनकम कितना हो गया है? 111 हो गया है इनकम यहां पे। तो अगर हम देखें तो 111 कितना इंक्रीज हो रहा है गाइस? यहां से कितना इंक्रीज हो रहा है? 10 से तो ज्यादा इंक्रीज ही हो रहा है ना, 10 से तो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये सही है, 10 से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पर जब जाएं हम तो यहां पर कितना इंक्रीज हो रहा है? तो लगभग आप देखेंगे यहां पर भी ना, यहां पर भी देखेंगे तो 10 से ज्यादा इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि 111 का जो 10% होगा गाइज, 111 का जो 10% होगा वो इससे तो ज्यादा ही आएगा ना, ये वाला ज्यादा आएगा। मीन्स सपोज कीजिए 1225 है,
और इसमें से माइनस कर रहे हैं हम 1 1 1, तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 में से बन जाएगा तो 4, 2 में से बन जाएगा तो 1, 2 में से बन जाएगा 1, इट मीन्स 1 1 1 4 इंक्रीज हो रहा है। किस पर इंक्रीज हो रहा है, ओनली 1 1 1 पे इंक्रीज हो रहा है। मैं एक बार फिर से ग्राफ को चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर एक 1 और है, मैं तभी कह रहा हूँ कि यहाँ पर गलत हुआ है कुछ, और यहाँ पर 21 नहीं है गाइज, यहाँ पर 21 नहीं, यहाँ पे 1 0 1 0 है, ऐसे है। तो यहाँ पर देखते हैं, इस वाले सेगमेंट में देखते हैं, मैंने वहाँ पे गलत डेटा लिख लिया है, सॉरी, अभी डेटा पूरा सही है। यहाँ पर 1 1 1 0 1 0 है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या 5% यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, सॉरी 10% इंक्रीज हुआ है। तो आप बताइएगा, अगर मैं इसका 10% देखूं तो इसका 10% होगा 1 1 0 1, और जब हम यहां से 1 1 1 1 से माइनस करेंगे 1 0 1 0 को, तो 1 आएगा यहाँ पर आएगा गाइस 0, और यहाँ पर आएगा 1, तो 1 हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है गाइस। ये तो सही है, यहां तक तो सही है, लेकिन जब आगे जाएंगे तो आपको फिर माइनस करके देखना पड़ेगा। 1 2 2 5 माइनस 1 1 1 1 4 होता है, यहां पर 1 आएगा, यहां पर 1 आएगा, मींस कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 1 4 इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इसका 10% कितना होता है, इसका 10% कितना होता है, 1 1 1.1। किसी भी नंबर का अगर 10% फाइंड करना है तो एक डेसिमल पुट कर देते हैं। तो अभी भी इंक्रीज सही चल रहा है, लेकिन जब आगे जाएंगे तो आगे और देख लेते हैं। 1 3 4 5 माइनस करते हैं 1 2 2 5, 0 आएगा यहां पर 2 आएगा गाइस, यहां पर 1 आएगा, 120 इंक्रीज कर रहा है। लेकिन इसका 10% कितना होगा, 1 2 2 5, इसका 10% होगा गाइस 122.5, जबकि इंक्रीज कितना कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 120। तो लास्ट में जाकर ना ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। यहां पर सारा गेम परसेंटेज का है, और आपको परसेंटेज आता है सॉल्व करना, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको नहीं आता है तो आपसे गलत हो जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आपसे गाइस। आपको परसेंटेज पर कमांड होनी चाहिए। अब कहता है पर कैपिटा इनकम वॉज ऑलवेज अबव 5000, क्या 5000 से हमेशा ज्यादा रही है इनकम, ये इसने कहा है। तो आपको क्या करना है, आपको 1010 को डिवाइड करना है, कितने से, 20 से। तो यहां पर 5000 से ज्यादा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 20 से जब आप डिवाइड करोगे तो 25 100 होता है, तो यहां पर 5000 से ज्यादा आ रहा है। यहां पर तो सही है, जब आप 1 1 1 1 डिवाइड बाय 21 करोगे तो 21 5 का क्या होता है, 105 होता है। तो यहां पर भी बात सही है। जब आप करेंगे 1 2 2 5 डिवाइड बाय 22, 22 5 का क्या होता है, 22 5 का क्या होता है, 22 5 का होता है 110 होता है। तो यहां पर भी 5 से ज्यादा ही जाएगा, यहां से भी 5 से ज्यादा जाएगा। और यहां पर ध्यान रखिएगा, करोड़ में तो 0 लगाएंगे तो ऑटोमेटिक उसके पीछे 1000 के 30 ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जब आप लैक्स करोड़ को डिवाइड करेंगे और लैक्स से डिवाइड करेंगे तो वहां पर 3 zeros ऐसे आ जाएगा गाइस। फिर आप नेक्स्ट जाएंगे, जब 1 3 4 5 डिवाइड बाय 23, अगर ये 5 से ज्यादा पर कैंसिल हो रहा है, 5 टाइम्स कैंसिल हो रहा है एक बार में, इट मींस वो अबव जो हो रहा है। लेकिन इसका 5 टाइम्स होगा तो इसका मतलब यही आंसर सही है, होगा ये 5 टाइम्स। सी ऑप्शन इज करेक्ट गाइस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। पर कैपिटा इनकम वाज हाईएस्ट इन 1994, ऐसा नहीं है, यहां है हाईएस्ट, लास्ट में 95 पर आई थिंक हाईएस्ट है। तो सी जो ऑप्शन है गाइस ये बिल्कुल करेक्ट है, आप चाहे तो करके देख सकते हैं। सी ही ऑप्शन में 5000 से ज्यादा आएगा, अदरवाइज सारे ऑप्शन में 5000 से कम होगा। तो गाइस ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। 2014 का जो क्वेश्चन नंबर 41 है उसका जो आंसर है गाइज वो सी है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अ बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट्स, अ सेकंड बेल रिंग्स एवरी 24 मिनट्स एंड थर्ड बेल रिंग्स एवरी 32 मिनट्स। एक स्टूडेंट मुझसे कह रहे थे सर एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन नहीं पूछता सी सेट। भैया देख लो, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन भी एलसीएम एचसीएफ का ही है। देखिए, a bell rings after 18 minutes
सेकेंड बेल 24 मिनट्स एंड थर्ड बेल 32 मिनट्स। तो गाइज पहली जो है ना वो 18 मिनट्स के बाद, सेकेंड 24 मिनट्स के बाद और थर्ड 32 मिनट्स के बाद में रिंग कर रही है। तो आप इसका फिर से वही करेंगे, एलसीएम देखेंगे। ये है 8 इंटू 4, ये है 8 इंटू 3 और ये है 6 इंटू 3। आप सबसे पहले इसको क्या दीजिए, 3 दीजिए, ठीक है। फिर जब आप इसके पास जाएंगे, 18 के पास जाएंगे, तो 18 जो है ना, एटीन क्या है भाई, 18 6 इंटू 3 है। 3 तो आप दे चुके हैं उसको, डायरेक्ट यहां पर 6 मत दे दीजिएगा क्योंकि 6 को भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा 2 इंटू 3, तो एक 3 ही एक्स्ट्रा होगा, तो एक 3 और दे दीजिए। तो इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 32 इंटू 9 और 9 2 जा कितना होगा 18, कैरी कितना हो जाएगा 1, 9 3 जा 27 प्लस 1 28, 288 seconds. After 288 seconds, all 3 bells ring at the same time. तो गाइस 288 सेकेंड को जब आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करते हैं, तो 64 जा 240 होगा, तो ये आ जाएगा 4 मिनट्स और 48 सेकेंड्स। 228 सेकेंड्स का मीनिंग होता है 4 मिनट्स 48 सेकेंड। इट मीन्स आफ्टर 8 o'clock, 8 बजे के बाद में 4 मिनट, 8 बजे अगर ये एक साथ पहली बार बजी हैं तो उसके बाद 4 मिनट 48 सेकेंड के बाद ये फिर से एक साथ बजेंगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आई थिंक आपको ये एंगल क्लियर नहीं हुआ हो तो मैं फिर से बता देता हूं। ये क्वेश्चन डिक्टो पिछले क्वेश्चन के जैसा है कि सेम लेवल पर लेकर आना, चीजों को सेम लेवल पर लेकर आना। आप देखिए 18 मिनट्स के बाद में बज रहा है, यहां पर 24 मिनट्स के बाद बज रहा है और 32 मिनट्स के बाद बज रहा है, और यहां पर ये सेकंड्स नहीं आएगा, ये आएगा मिनट्स आएगा, और ये फिर आवर्स आ जाएगा, ये ना मिनट्स आएगा गाइस, और यहां पर आवर्स आएगा, 4 hours 48 मिनट्स ये आएगा। तो यहां पर सेम लेवल पर फिर से लेकर आना है आपको। तो ये एक साथ कब बजेंगी, ये बजेंगी 4 घंटे 48 मिनट के बाद फिर से एक साथ। अगर ये 8 बजे बजी थी तो ये एट 12:48 ये आंसर होगा। एक्चुअल में जो आपका पीडीएफ है, जो भी क्वेश्चन पेपर है, उसमें आवर्स नहीं होना चाहिए, यहां पर ओ क्लॉक होना चाहिए, 12:40 ओ क्लॉक, आवर्स नहीं होना चाहिए, गलत है। और इसमें टाइपिंग में एरर नहीं है, ये एरर क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे ही था, जबकि यहां पर होना चाहिए 12:48 ओ क्लॉक, ऐसे होना चाहिए, आवर्स नहीं होना चाहिए, ये गलत आंसर है। यहां पर आवर्स नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा 12:48, ऐसे लिख दें तब ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेम क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज पर एग्रीमेंट विद द बैंक, अ बिजनेसमैन had to refund a loan in same equal installment without interest. After paying 18 installment, he found that 60% of his loan was refunded. How many instrument were there in the agreement? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आप बताइए, as per agreement with the bank, a businessman had to refund a loan in the same सम इक्वल इंस्टॉलमेंट, यहां पर इंस्ट्रूमेंट ना होकर इंस्टॉलमेंट होगा, ये इंस्टॉलमेंट होगा, है ना, यहां भी इंस्टॉलमेंट होगा। हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट वर देयर इन द एग्रीमेंट? आप बताइएगा, अगर 60% लोन रिफंड हो गया है तो उसने कितनी ईएमआई पे कर दिए, कितने इंस्टॉलमेंट पे किए? 18 इंस्टॉलमेंट पे किए। इट मींस क्या है, 60% इज इक्वल टू 18, और टोटल अगर देखें तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितने हो जाएंगे? टोटल इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे गाइज 18 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, और आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का 30 इंस्टॉलमेंट होंगे। और क्योंकि 60% तो पे कर चुका है ना, तो 60% का वैल्यू 30 हो जाएगा, और टोटल जो इंस्टॉलमेंट होते हैं वो 100% होते हैं, उसकी वैल्यू 30 हो जाएगी गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये, अ वर्कर रीचेज हिज फैक्ट्री 3 मिनट्स लेट इफ हिज स्पीड फ्रॉम हिज हाउस टू द फैक्ट्री 5 किलोमीटर पर आवर इफ ही वर्क्स एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। ये 60 नहीं है, यहां पर 6 किलोमीटर आई थिंक गाइज, यहां पर 6 किलोमीटर है, यहां पर ध्यान रखिएगा 6 किलोमीटर है, 6 है। हाँ, देन रीचेज द फैक्ट्री 7 मिनट्स अर्ली। जरा देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो लेट हो जा रहा है, तो हो जा रहा है लेट कितना, 3 मिनट लेट हो गया, 3 मिनट्स लेट। अगर वो जाता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो वो क्या हो जाता है, तब भी हो जाता है 7 मिनट्स अर्ली, 7 मिनट्स अर्ली हो जाता है। ठीक है, 5 की स्पीड से जाता है तो 3 मिनट्स लेट है, और अगर 6 की स्पीड से जाता है तो 7 मिनट्स अर्ली है गाइस। अब यहां पर आप समझिए गाइस, अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अच्छा डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। आपके पास में आपका बेसिक मेथड हो चुका है, हो सकता है जो भी हो आप कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आप देखिए। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप ध्यान रखेंगे कि जो स्पीड का रेशियो होता है उसके जस्ट इनवर्स किसका होता है, टाइम का होता है। इट मींस अगर स्पीड का रेशियो 5:6 है तो जो टाइम का रेशियो होगा गाइज वो कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। इस बात को आप ऐसे ना समझकर ऐसे समझिएगा, सपोज कीजिए मेरी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और फिर हो गई 6 किलोमीटर पर आवर, और मेरा ऑफिस सपोज कीजिए 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो आप देखिएगा 5 किलोमीटर पर आवर से अगर मैं टाइम निकालूंगा तो यहां पर टाइम कितना लगेगा गाइज, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 30/5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 30/6 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। गाइज यहां पर स्पीड का रेशियो जो था, स्पीड का जो रेशियो था वो कितना था, 5:6, और फिर टाइम का रेशियो कितना हो गया, 6:5 हो गया। तो यहां पर भी मैंने सेम किया, टाइम इनवर्स हो गया स्पीड के, 6:5। यहां पर जो टाइम लगता है वो 6 यूनिट लगता है, यहां पर लगता है 5 यूनिट लगता है। तो आप लोग देखिएगा, हमसे पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ द फैक्ट्री। आप बताइए यहां पर डिफरेंस कितने का टाइम में, आप कहेंगे 1 यूनिट का है, और यहां पर कितने का डिफरेंस है, तो यहां पर 3 मिनट लेट था, फिर 7 मिनट अर्ली। इट मींस गैप कितने का हो गया गाइस, गैप हो गया 10 मिनट्स का। 1 यूनिट का वैल्यू 10 मिनट्स। इट मींस वो अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो उसको कितना मिनट लगेगा, 60 मिनट लगेगा। ये टाइम आ गया। इस स्पीड से जाने पर इसको टाइम कितना लगेगा, इसको टाइम लगेगा ये। तो गाइज आप बताइएगा, अगर कोई 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 60 मिनट तक जाता है, 60 मिनट्स का मतलब 1 घंटा होता है, तो उसको 5 ही किलोमीटर जाना पड़ेगा ना। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का 5 किलोमीटर। 2014 CSAT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 50, आंसर इज गाइज 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, वरना आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको मैं पूरी तरह से हेल्प करूंगा और अच्छे से आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ए एंड बी डिसाइड द ट्रेवल फ्रॉम प्लेस एक्स टू प्लेस बाय द बस। ए हैज 10 रुपी विद हिम एंड ही फाइंड्स दैट इट इज 80%। जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके पास में 10 रुपी है और वो क्या देख रहा है कि उसके पास में ट्रेवलिंग का 80% है। गाइस अगर 80% है तो 80% का वैल्यू 10 रुपए, तो जो टोटल फेयर होगा यहां से वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10/8 इंटू 100, और ये हो जाएगा गाइस 12.5 रुपी। ये टोटल फेयर है। ठीक है, फिर क्या कहता है, बी फाइंड्स दैट ही हैज 3 रुपी, उसने के पास 3 रुपी है विद हिम एंड हैंड्स इट ओवर टू ए, उसने हैंड ओवर कर दिया इसको, हैंड्स इट्स ओवर टू ए, मीन्स उसके पास 3 रुपी थे, ए के पास में 10 थे, अब दोनों के पास में कितने हो गए,
13 रुपी हो गए। और टोटल फेयर कितना है गाइज ए और बी का, वो कितना है 12.5 रुपी है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। नाउ द ए हैज इज जस्ट एनफ टू बाय 2 टिकट्स, नहीं, उसके पास तो एक्स्ट्रा मनी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां पर उसके पास टोटल 13 रुपी है और टिकट कितने का है 12.5 रुपए का, 12.5 रुपी का है। तो ये तो गलत है। और ये भी गलत है, ए स्टिल नीड्स रुपी टू बाइंग द टिकट, ये भी गलत है। इसको देखिए, आफ्टर बाइंग 2 टिकट्स विल बी द लेफ्ट 50 पैसा, एकदम करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर है। अगर उसके पास में, दोनों के पास में 13 रुपी है और टिकट का जो फेयर है, टिकट का जो मूल्य है वो 12.5 रुपए है, तो उसके पास 50 पैसे बच जाएंगे ना गाइज। दैट विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इट विल क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप बताइएगा जरूर मुझे। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सीसेट 2014, ईयर 2014, में बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बार बार 2014 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सभी स्टूडेंट को ऐसा लगे कि हाँ हम सीसेट के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, इसीलिए 2014 का ये क्वेश्चन है गाइज। और क्वेश्चन नंबर 48 आपको मिलेगा। ए एंड बी डिसाइड टू ट्रेवल फ्रॉम प्लेस एक्स टू प्लेस बाय, कौन से सेट का, ए का। ए से बी तक ट्रेवल करने के लिए डिसाइड, ए और बी ने डिसाइड किया एक्स से बाई प्लेस के लिए ट्रेवल करने का, ठीक है जी। ए हैज, अच्छा ये क्वेश्चन तो हो गया ना, ये तो हो गया, ये तो अभी हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, 69 क्वेश्चन करना है हमें, है ना, क्वेश्चन नंबर 69 करना है। 2 कार्स स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम 2 प्लेसेस ए एंड बी, उसमें भी ए एंड बी था, इसमें भी ए एंड बी है, ए एंड बी, ओके। विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर, ये 160 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है गाइस। कह रहा है दे स्टार्ट एट द सेम टाइम 8:10 AM। इफ द स्पीड ऑफ कार एट आर 50 एंड 30 पर आर रेस्पेक्टिवली, एक दूसरे की तरफ कार आ रही हैं, एक दूसरे की तरफ, उसकी स्पीड कितना है 50 किलोमीटर और इसकी स्पीड कितना है 30 किलोमीटर। गाइस एक बात बताइए, आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। इट मीन्स ये इन 1 आवर इट कवर 50 किलोमीटर एंड 1 आवर इट कवर 30 किलोमीटर। तो गाइस इन 1 आवर डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो जाएगी, 50 प्लस 30 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगी गाइस। आप बताना 160 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है, 1 घंटे में हो रही है 80 किलोमीटर, तो क्या ये 2 आवर्स में कवर नहीं हो जाएगी? और अगर ये 2 आवर्स में कवर हो जाएगी तो आंसर 10:10 AM हो जाएगा, क्योंकि 8:10 पर स्टार्ट हुए तो 2 घंटे बाद दोनों को मिलना है ना, और 2 घंटे बाद दोनों को मिलना है तो 8:10 के बाद में 2 घंटे जब होंगे तो 10:10 AM हो जाएगा। तो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 10:10 AM। ओके गाइज, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो गाइज मैंने ये सीसेट 2014 पूरा अच्छे से डिस्कस कर दिया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज, आप लोग बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट है ना वो बड़े प्रीसियस हैं। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा, आपको और क्या ज़रूरत है, मैं क्या और सिखा सकता हूं आपको। अगर आप लोग कहेंगे कि लाइव आकर पढ़ाइए, हमें लाइव डिस्कस कीजिए, तो मैं लाइव भी डिस्कस कर सकता हूं। 2015 का जो पेपर होगा वो लाइव डिस्कस किया जाएगा, अगर आप चाहेंगे, यदि आप चाहेंगे तो। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके डाउट होंगे वो भी बताइएगा, क्योंकि मैं पहले आपके डाउट लूंगा नेक्स्ट सेशन में, उसके बाद में आपको यहां से आगे लेकर चलूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज, थैंक यू ऑल द